हाँ बस कोई नहीं। हाँ बस भाई ठीक है। तुम नहा के भी वैसे ही लगोगे, फायदा क्या है? नहीं। हाँ, कोई फायदा तो है नहीं। हाँ चलो भाई, सुने ध्यान से सब लोग। आज वो असाइनमेंट उसका बना लेना, बायोमोलिक्यूल का। ठीक है। बायोमोलिक्यूल में छोटा सा जो टॉपिक है, एक एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल वाली चीजें करा रहा हूँ। अरे सुनो, एक मिनट सुनेंगे भाई, सुने साथ ध्यान से सब लोग। तो भाई क्या है, पिटाई कर दूंगा तेरे में सब। हाँ, सुनेंगे सब लोग बेटा। आपको क्या करना है, बायोमोलिक्यूल आज बनाना है। ठीक है, लगभग 180 क्वेश्चन के आसपास है। उसमें मैंने पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं। जहां आपको दिक्कत आ रही होगी कल आप डाउट पूछ लेंगे। ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक जो है, छोटे छोटे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एसिड इन सोल्यूबल, सोल्यूबल पूल, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो पढ़ रहे हैं। लिपिड बैच 2 का रह रहा है, उसको आप मतलब कहीं से देख ले। ठीक है, मैं नोट्स डाल दूंगा। अगर होगा तो मैं कल कराऊंगा, अभी इनके साथ नहीं करा रहा हूँ। 10 15 20 मिनट बायोमोलिक्यूल पढ़ा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चालू कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 2 घंटे की क्लासेस हैं उसमें। है संडे नहीं, पता नहीं। सुनो तो सही भाई, सुनो तो ये सही। अरे सुन लो या करो यार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आसान चैप्टर है, उसको ट्राई करेंगे इस वीक में खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीक जब चालू होगा नेक्स्ट वाला, उसमें हम लोग जेनेटिक्स चालू कर पाए। ठीक है। दूसरी बात, अरे भाई बैठ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का डोपा प्राइम आज या कल आपको मिल जाएगा पहले ही। रीजन क्या है कि उसको आप साथ के साथ सॉल्व करना चालू कर दें। आसान चैप्टर है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, पर 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, हाँ 4 आएंगे। तो 4 क्वेश्चन का मतलब आप ये समझ लो, आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का 1/3 पार्ट है एक तरीके का। सही है, 1/3 1/4 जो भी आप समझो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर जो जैसे अब जो हम लोग यहाँ से 3 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक जो बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, इससे 5 6 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन आ जाएगा बायो में, 1 2 आ जाएगा केमिस्ट्री में, तो मान लो 5 से 6 क्वेश्चन आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 4 क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 6 आएंगे, और 7 क्वेश्चन आएंगे मॉलिकुलर बेसिस से। तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं टोटल में 20 22 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? तो सीरियस पढ़ो ताकि आपको फायदा हो। सा दूसरा, बायोटेक पैरेलल चालू हो रही होगी। ठीक है, मतलब अगले वीक में सारे चांसेस हैं चालू हो जाएगी। तो अभी ह्यूमन एंड तो हो रही है, हाँ। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बायोटेक आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है। आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, आपको बायोटेक के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक चाहिए, ताकि आप थोड़ा बॉन्ड ऑन समझ सको कि एंडो न्यूक्लियस कहाँ काट रहा है, एक्सो न्यूक्लियस कहाँ काट रहा है, बस और कोई नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है। उतनी आपको आती होती है, डीएनए आरएनए क्या होता है, उतने से काम चल जाएगा। तो अभी आज क्या है, 1 जनवरी से हम लोग चालू कर रहे हैं 12th का जो टॉपिक है। ठीक है। टारगेट ये रखेंगे कि आपके फैब लास्ट तक आपका बॉटनी का सिलेबस हो जाए, सेम जूलॉजी का भी हो जाएगा। चांसेस हैं फिजिकल का मुझे नहीं पता, और ऑर्गेनिक का नहीं पता। बाकी बायो का आपका हो जाएगा। एमडी सर का हो सकता है मेरे से थोड़ा और पहले हो जाए, उसके 2 3 रीजन है। उनके चैप्टर्स कम हैं, ऐसा नहीं है कि क्लासेस की बहुत नीड है उन्हें, चैप्टर्स भी कम है उनके। ठीक है। दूसरा, बायोमोलिक्यूल उनके में रहता तो 1 2 वीक उनको एक्स्ट्रा लगता। वो मेरे में ट्रांसफर हुआ, इसलिए मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास अब 11th का डोपा प्राइम आ गया, उसमें बायोमोलिक्यूल ऐड कर दिया था कल मैंने। ठीक है। अब ईमानदारी से उसको बनाना चालू कर दो। ठीक है, सॉल्व करो। थर्सडे फ्राइडे तक हम उसकी प्रॉपर, अगर कोई भी एरर होगा वो उसमें बता देंगे, अपडेटेड भी अपलोड कर देंगे। तो अगर आपने अभी प्रिंट नहीं कराया, रुक जाओ, और करा भी रखा होगा तो आपको एरर ही तो देखना है कि क्या आंसर है, क्या वो आप देख लेना। समझ में आ रहा है? आप कराना चाहो करा लो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ थर्सडे फ्राइडे तक रुक कर प्रिंट करा लो, और उसी को सॉल्व करना है। अलग से आपको कुछ नहीं करना। उसको स्पाइरल करा लेना, स्पाइरल कराने से या कैसे भी करा लेना, आपकी मर्जी है। 75 पेजेस रहेंगे, उसी को मल्टीपल टाइम पेंसिल से मार्क करो, रब करके फिर से यूज करो। समझ में आ रहा है? ठीक है।
अगर 2 से 3 बार बना लोगे मैं श्योर हूं कि आपको क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई बाहर से क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही हम लोग 12th का चालू करेंगे। हाँ, 12th में एक काम करेंगे, चीजें पहले दे देंगे। मतलब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असाइनमेंट पहले दे दिया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी पहले दे देंगे, क्योंकि क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 300-350 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है, ताकि आपका बेस ठीक हो जाए उस पर, सेम मॉलिक्यूलर पे। तो 300-350 क्वेश्चन अगर हमें कराने PYQ मिला के, तो अच्छे खासे क्वेश्चन है। क्लियर है? वही 2 बड़े चैप्टर है। माइक्रोब्स मुश्किल से 50 क्वेश्चन में सारा कवर हो जाता है। आप कुछ मत करो, माइक्रोब्स में मैच द फॉलोइंग बना दो, 50 मैच द फॉलोइंग में सारा कवर हो जाएगा, डाटा कुछ नहीं बचेगा। फिर रह जाता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में डाटा कम हो गया कंपेरेटिवली, है ना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में से भी थोड़ा कट गया। बायोडाइवर्सिटी आसान चैप्टर है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम में है। ठीक है, तो इकोलॉजी में भी एक सिंगल असाइनमेंट रहेगा 250-300 क्वेश्चन का, पूरी इकोलॉजी का, उतने से हो जाएगा। तो आप अप्रोक्स मान के चलो, और 1000 क्वेश्चन होंगे आपके, 1000-1200 क्वेश्चन जो 12th के होंगे, बाकी आपके 11th के हैं। इसी में आपका सारा है। ठीक है, सारा मतलब 180 नंबर से ज्यादा की होगी ना बॉटनी। रीजन क्या है कि कुछ क्वेश्चन जूलॉजी में भी जाते हैं, तो बॉटनी के आपके 60 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। एक्चुअल में क्या है, सेल साइकिल के, बायोमोलिक्यूल के कुछ क्वेश्चन जूलॉजी वाले पार्ट में होते हैं। आप लोगों को याद है किसी को ये बात, है ना, कुछ पार्ट वहां पे होगा। तो तो अप्रोक्स 60 क्वेश्चन के आसपास, या 55 से 60 क्वेश्चन आपके फिर बॉटनी वाला पार्ट जितना हम पढ़ रहे हैं वहां से जाएगा। अब आपके बच गए 30 से 40 क्वेश्चन, वो जूलॉजी वाले पार्ट से कवर हो जाएंगे। क्लियर है? इक्वल वेटेज है नहीं वहां पे, क्योंकि चैप्टर्स का डिफरेंस है ना। सही है, इक्वल कोई बराबर वेटेज नहीं है, बॉटनी के कुछ टॉपिक वहां है। क्लियर है? तो हम लोग अभी ये फिनिश करते हैं। सही है, उसके बाद क्लास 12th को चालू कर रहे हैं। प्लीज जिसका 11th का बैकलॉग है, अपने वन शॉट्स जो भी देखने हैं देखो, पर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है? क्लियर? और बॉटनी में ऐसी वाली रिवीजन की जरूरत नहीं होती बायो में कि मैं फिर पढ़ाऊं आपको। बायो में आपने नोट्स रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में जरूरत पड़ सकती है, हो सकती हो। क्लियर है ना? और टीचर के बार बार रिवाइज करने से टीचर को याद होता है, तुम्हें याद नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लो मैं डेली आके 5 बजे रिवाइज करूं आपको कि देख बेटा मैं तेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, उससे मुझे फायदा होगा, तुम्हें कैसे फायदा होगा? तुम्हें सेल्फ स्टडी से फायदा होगा। तो अपना 2 घंटा 1.5 घंटा डेली 11 के टॉपिक्स के लिए निकालना चालू कर दो। ये चलता रहता है, न्यू ईयर वगैरह फर्जी चीज है, कुछ नहीं होता इनसे। ठीक है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। डिफरेंस क्या आएगा अगर सिलेक्ट हो जाओगे, तो इस साल हमारे पास और हर साल मैसेज होते हैं कि सर हम इस साल मेडिकल कॉलेज में हैं। बस ये डिफरेंस रहता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप लास्ट ईयर भी घर के आसपास थे, आज भी घर के आसपास भी मान लो यहीं रह रहे हो, लेकिन हो तो अभी घर वालों के प्रोटेक्शन में ही उनसे पैसे ले रहे हो, उनके रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हो पूरी तरीके से, है ना। तो अगला साल चेंज हो सकता है, और वो यही 3-4 महीने में चेंज हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लास्ट में जाके एफर्ट बढ़ता है ना। हाँ भाई, क्या बोल रहा है? लास्ट क्या पूछ रहा है? तो आगे आ, यहाँ बैठ, यहाँ खाली जगह बीच में, उतना दूर बैठेगा? अरे ये दिख रहा है, ये वाला, यहाँ बीच में बैठ, यहाँ जगह है। पता नहीं पीछे बैठ के कुछ खाते खाते पीते हो तुम लोग, है? हालत तो लग नहीं रही तुम्हारी, है? खाने वाली हालत तो है नहीं। चलो आओ, सबसे पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, कुछ टॉपिक है बायोमोलिक्यूल के खत्म कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी बताओ बेटा। बायोमोलिक्यूल की बेसिक डेफिनेशन, हाँ, ऑर्गेनिक और लिविंग सेल से आता है। अच्छा 1 मिनट रुकेंगे सब लोग। सोडियम बायोमोलिक्यूल में आएगा, उधर आजा, ये रही जगह, इधर आ, यहाँ जगह है हमारे पास। हाँ हाँ भाई, सोडियम बायोमोलिक्यूल में आएगा, यस और नो? नहीं आएगा। सोडियम एनिमल बनाता है, प्लांट सेल बनाता है, वो तो मिट्टी से लेते हैं। समझ में आ रहा है? सोडियम पोटेशियम Cl, बेटा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जगह आ गया सबसे। सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सब बायोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों बायोमोलिक्यूल नहीं है? क्योंकि ये रूट लेती है सॉइल से। क्लियर है? ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, ऑर्गेनिक होना चाहिए। दूसरा,
उसका सोर्स क्या होना चाहिए? लिविंग सेल होना चाहिए। सही है, कोई लिविंग सेल उसको बनाए, बायोमोलिक्यूल को कोई लिविंग सेल बनाए। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये किसी ना किसी लिविंग सेल ने बनाए थे। दूसरा, जब आप अर्थ को एनालाइज करते हो तो उसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलते हैं। जब लिविंग टिश्यू को एनालाइज करते हो तो सेम एलिमेंट्स मिलते हैं। सेम क्या मिलते हैं? एलिमेंट्स मिलते हैं, सेम एलिमेंट्स मिलते हैं। फर्क क्या होता है कि लिविंग टिश्यू में कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है। लिविंग टिश्यू क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, तो उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये सब बातें कहां लिखी हैं? पहले पैराग्राफ में लिखे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है? व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल पहला ऑर्गेनिक होगा, उसको किसी ना किसी लिविंग सेल ने बनाया होगा। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, Cl माइनस, ये बायोमोलिक्यूल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक होना चाहिए, और दूसरा उसको कोई लिविंग सेल बनाए, उसको कोई लिविंग सेल बनाए। मेरी बात समझ में आ रही है? और ऑर्गेनिक शब्द का मतलब यही होता है किसी लिविंग ने बनाया हो। कार्बन की चेन होती है एक अलग बात है, पर ऑर्गेनिक शब्द का मतलब यही होगा जो किसी लिविंग सेल ने बनाया हो। दूसरा, अगर हम अर्थ क्रस्ट की एनालिसिस करें तो गोल्ड जो है वो अर्थ में मिलेगा पर लिविंग टिश्यू में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? प्लेटिनम अर्थ में मिलेगा, लिविंग टिश्यू में नहीं मिलेगा। इसलिए गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल से बंबार्डमेंट करते हैं बायोटेक में। समझ में आ रहा है? रीजन, क्योंकि वो इनर्ट होता है, हमारे सेल में है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करेगा। याद है बायोलिस्टिक जीन गन? हाँ, उसमें गोल्ड टंगस्टन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स एक तो प्रोजेक्टाइल की तरह यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि वो पार्टिकल्स रिएक्ट नहीं करते। तो जब हम अर्थ क्रस्ट की एनालिसिस करते हैं तो हमें ये एलिमेंट्स मिलते हैं। लिविंग टिश्यू में सेम एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है किसमें? लिविंग टिश्यू में। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एक तरीका होता है जिसे हम केमिकल एनालिसिस कहते हैं। उसमें हमने क्या किया है, उसमें या तो हम लीफ ले लेते हैं जो कि एक प्लांट टिश्यू है, और या तो उसके अलावा लिवर टिश्यू ले लेते हैं, मतलब किसी तरह का एनिमल टिश्यू ले लेते हैं। उनमें से किसी को भी लेकर इसके अंदर हम पीस रहे हैं। यहां हमने डाला है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हमने क्या डाला है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। CH3COH में अगर आप 3 हाइड्रोजन हटाकर वहां Cl3 लगा दें तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। यस, CH3COH में 3 हाइड्रोजन हटा के 3 Cl लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, ये डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, इन सब को प्रेसिपिटेट कर सकता है। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स को क्या कर सकता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो चीज क्या होती है? इनसॉल्युबल हो जाती है। वो चीज क्या हो जाएगी? इनसॉल्युबल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ध्यान सुनेंगे, हमने क्या किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसको पीस लिया एनिमल टिश्यू को। उसके बाद मेरे पास एक स्लरी बन गई। स्लरी क्या होती है? जो लिक्विड होता है उससे थोड़ा सा थिक, मोटा। तो उस स्लरी को यहां पर फिल्टर कर रहे हैं, यहां पर फिल्टर कर रहे हैं, और यहां पर मैंने ये कॉटन ले लो या चीज क्लोथ ले लो, जो भी है, ऐसा कुछ कोई कोई फिल्टर के लिए हमने कुछ ले लिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज फिल्टर नहीं होगी उसको हम यहां पर बोलेंगे रिटेंटेट। क्या बोलेंगे? रिटेंटेट। रिटेंटेट एसिड में नहीं घुला है, इसलिए इसको कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये समझ में आ रहा है? एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये जो फिल्टर होके आएगा इसको बोलेंगे फिल्टरेट। क्या बोलेंगे? फिल्टरेट। और इसका एक और नाम है एसिड सॉल्युबल पूल। अब ये पढ़ के आ रहे हैं, सुनो ध्यान से। एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में अलग अलग तरीके दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम किसी लिविंग टिश्यू में केमिकल्स एनालाइज करते हैं। सही है? किस प्रकार से लिविंग टिश्यू में हम केमिकल्स क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि हम एक केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के बायोमोलिक्यूल होते हैं। तो हमने क्या किया, एक टिश्यू को डैमेज किया और किसी सॉल्यूशन में किया जिस सॉल्यूशन में कुछ चीजें घुलती नहीं है, कुछ घुल जाती हैं। जो घुल जाती हैं उनको कहा एसिड सॉल्युबल, और जो नहीं घुलती वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। जो नहीं घुलती हैं, जो एसिड इनसॉल्युबल होती हैं, उनमें हमारे पास ये 4 चीजें आती हैं मेनली। एक आता है मेरे पास डीएनए, न्यूक्लिक एसिड।
तो न्यूक्लिक एसिड शब्द का मतलब होता है डीएनए आरएनए दोनों। फिर मेरे पास आ जाता है प्रोटीन्स, फिर मेरे पास आ जाता है पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट नहीं, पॉलीसेक्राइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लूकोज भी आएगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं लिपिड। ये चार चीजें हैं जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगी। फिल्ट्रेट के अंदर हमारे पास एसिड सॉल्युबल पूल आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो ये बॉटल हमारे पास सेल है, ध्यान से सुनना, ये बॉटल हमारे पास प्लांट सेल है, तो इसके बाहर सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज की, ठीक है, तो सेलुलोज इसमें से आएगा एसिड इनसॉल्युबल पूल में। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है, वो दोनों भी किस में आएंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे। ये समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर जो लिक्विड है, मान लो वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रोटीन्स होती हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्लियर है? क्या साइटोप्लाज्म में स्टार्च हो सकता है, मान लो चलो उसके अंदर हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो गया, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में चीजें आएंगी, किसी सेल की दीवारें आएंगी, जिसको हम बोल सकते हैं किसी सेल का वॉल मटेरियल, या किसी ऑर्गेनल की बात कर लेते हैं, ईआर की, ईआर की दीवार भी लिपिड की लेयर की बनी हुई है, सही है, तो वो भी किस में आ जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल में। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वो भी एसिड इनसॉल्युबल में आ गया। जो दीवारें हैं, जो दीवारें हैं वो किस में आ गई, एसिड इनसॉल्युबल में आ गई, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट जो प्रोटीन का बना है, पॉलीसेक्राइड का बना है, लिपिड का बना है, कुछ भी, वो सब किस में आएगा, एसिड सॉरी इनसॉल्युबल में। एसिड सॉल्युबल में जो भी आएगा साइटोप्लाज्म वाला आएगा। फॉर एग्जांपल, साइटोप्लाज्म में सोडियम है, सीएल माइनस है, ग्लूकोज है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड मतलब एटीपी जीटीपी, समझ में आ रहा है? उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, वो सारे किस में आएंगे, एसिड सॉल्युबल में आएंगे। कोई डाउट है यहां तक? सही है। तो अगर मैं इसको पूरा लिखूं, देखो इसको मैं पूरा लिखूं, मैं इस टेबल पे भी आऊंगा, क्या याद करना है। अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो एसिड सॉल्युबल पूल जो होता है उसका एक और नाम होता है फिल्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। इसमें मेरे पास आ जाएगा शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, यस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा, और अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, जो प्रोटीन के लिए होते हैं, अमीनो एसिड्स आ गए। उसके अलावा हम लोग और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, आयंस आ गए, है ना, आयंस आ गए, रुक जाओ, आयंस आ गए। ये सारे किस में आ गए, एसिड सॉल्युबल पूल में, ठीक है, आयंस वगैरह आ गए आपके पास। अब इस वाले को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटेट। क्या बोलेंगे, रिटेंटेट बोलेंगे। अब इसमें मेरे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब स्टार्च और सेल वॉल वगैरह क्या, सेलुलोज। उसके अलावा प्रोटीन्स आ जाएंगी, यस। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया डीएनए आरएनए, सही है, डीएनए आरएनए। उसके अलावा लिपिड्स आ जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास ये वाली जो चीज होती है ये मेनली साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है, यस, ये मेनली क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट आएंगे। इसमें क्या आएगा, साइटोप्लाज्म के साथ साथ दीवारें, साइटोप्लाज्मिक प्लस वॉल कंपोनेंट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। इसका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेस देन 1000 डेल्टन या 800। लेस देन, कहीं कहीं पे 1000 लिखा है, कहीं पर 800 लिखा है, तो लेस देन 800 या 1000 डेल्टन। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? ठीक है। तो ये वाली चीजें क्या है, एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल में है, और ये वाली किस में है, एसिड सॉल्युबल में। अब देखो कहानी क्या है, हमारे पास लिपिड्स जो होते हैं, देखो लिपिड्स में क्या क्या आता है, लिपिड्स में ग्लिसरॉल आता है, फैटी एसिड आता है, फैट्स आते हैं, फैटी एसिड्स आएंगे, और क्या आएंगे, फैट। फैट और फैटी एसिड में फर्क होता है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड आ जाएगी। ये लोग क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेस होता है। पर ये क्या करते हैं, बट दे फॉर्म एग्रीगेशन।
एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आपने मान लेंगे ध्यान से पानी के अंदर ऑयल की ड्रॉप डाल दो, तो ऑयल की ड्रॉप इकट्ठा होके बड़ी ड्रॉप बना देती है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये क्या बना लेते हैं? एग्रीगेशन बना लेते हैं। एग्रीगेशन बनाने का मतलब होता है इकट्ठा हो गया। तो ये क्या आते हैं? ये आते हैं किसमें? कम इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। किसमें आ गए ये? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ गए। लेकिन ये आने किसमें चाहिए थे? हाँ, शुड कम इन एसिड सॉल्युबल, पर ये आए किसमें? एसिड इनसॉल्युबल में आ गए। यहां तक कोई डाउट है? अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा, सुनो। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे ऐसे। एक तो मान लो ऐसा आ जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल इन्वॉल्व या इंक्लूड, ऐसा लिख दे क्वेश्चन में, और उसमें वो दे दे आपको ग्लूकोज, तो उसने एक शुगर लिख दी, ठीक है। उसके बाद उसने लिख दिया टीआरएनए, ठीक है। उसके बाद उसने लिख दिया मान लो एटीपी, उसके बाद उसने लिख दिया ग्लाइसिन। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो टीआरएनए एक न्यूक्लिक एसिड हो गया, वो एसिड इनसॉल्युबल में आ गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बोलो। टीआरएनए किस में आएगा बेटा? एसिड इनसॉल्युबल में। अच्छा, राइबोसोम एक छोटी ऑर्गेनल है, पर राइबोसोम खुद से बनी है आरएनए प्लस प्रोटीन की, तो वो किस में आएगी? एसिड इनसॉल्युबल में। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। क्लियर है? तो ये जो टॉपिक है इसको सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि हमने किस में घोला है, बाकी स्लरी क्या होती है वो सब नहीं पूछेगा। रिटेंटेट में कौन है, फिल्ट्रेट में कौन है, कौन से केमिकल। जैसे मान लो मैंने शुगर लिख दिया, तो शुगर का मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेफिनोज सारे आ जाएंगे, ठीक है। पॉलीसेक्राइड लिख दिया, तो स्टार्च, सेलुलोज, इन्यूलिन। इन्यूलिन किस में आएगा? पॉलीसेक्राइड है, एसिड इनसॉल्युबल में आएगा। इंसुलिन एसिड इनसॉल्युबल में, दोनों, एक प्रोटीन है एक वो है, ठीक है। अच्छा, थायरोक्सिन हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, एसिड सॉल्युबल में आएगा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है? ग्लूकागोन, इंसुलिन हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीन है, तो किस में आएगा? एसिड सॉल्युबल में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन लिपिड है, इनसॉल्युबल में आएगा, आना सॉल्युबल में चाहिए था। मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसा कंपाउंड जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट है लेकिन वो एसिड इनसॉल्युबल में आता है, क्या नाम है? लिपिड्स। सही है। अब जैसे पाल्मिटिक एसिड है, 16 कार्बन का फैटी एसिड है, किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल में। कर पाओगे? ठीक है, बस इतना करना है इसमें, नोट करिए जल्दी से। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी फास्ट, जल्दी लिखो। दिख रहा है संजय यहां से? है? हाँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या प्रोटीन होती है, तो आएगा। है? ग्लूकागोन हार्मोन है, प्रोटीन, तो इंसॉल्युबल में आएगा। जल्दी लिखो भाई। कोई किसी उम्मीद में ना बैठे रहना कि आज समोसा से मिलने के चांसेस, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं है। है? नहीं नहीं, क्यों खिला दो भाई? तू बता, तू डॉक्टर बन जाएगा, सर को पैसे भेजेगा? झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, हमें बिलीव नहीं है, हमें थोड़ा बहुत भी बिलीव नहीं है किसी पे। है? तुम फिर जगह खोजोगे कहां पे जमीन ली जाए। नहीं। हाँ, पटना में कहां जमीन ली जाए। हाँ, 2 तल्ला मकान बनाएंगे। जल्दी करो। हाँ हाँ। जल्दी लिखो। कोई कुछ पूछना चाह रहा है इसमें से? डिपेंड करता है हार्मोन क्या है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव है तो किस में जाएगा? सॉल्युबल में। प्रोटीन है तो इनसॉल्युबल में। डिपेंड करता है ना।
जल्दी जल्दी फास्ट लिख लो जल्दी से। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्या होता है? लिपिड। तो किस में आएगा? इनसॉल्युबल में आएगा। ठीक है। और क्या पूछ रहा है? CH3COH कहाँ है? ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होती है हमारे अर्थ में है। अर्थ में तो होती है तभी हमारे अंदर है। पर वो लिविंग टिश्यू में भी होती है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज किस में ज्यादा होती है? लिविंग टिश्यू में। हमारे कंपैरिजन में, सॉरी उसमें, जमीन के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तेरी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब मैं एलिमेंट और वो बाकी चीजें करता हूं तो वो ज्यादा, वो दोनों में होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ लिखो जल्दी से। दोनों जगह होता है, बनाओ जल्दी। लिखो। भाई तूने क्या कर दिया एनसीईआरटी के साथ? है? इतना क्या लिख दिया एनसीईआरटी में? बेटा क्लास में क्यों नहीं है तू? तो बैठ, फिर क्या हो गया? यहाँ बैठ जा बेटा। है? क्या हो गया? क्या चला है? नहीं क्यों? मेरा घर वर नहीं है? अरे नहीं, फर्जी काम है सब। हम लोग ये एक दो साल के बाद छोड़ देंगे पढ़ाना। हाँ एसिड सॉल्युबल में आएगा, एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। हाँ मतलब उस लेवल पे जाएगा तो ठीक है। पर वैसे कहने का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ। उतना डीप कहाँ पूछेगा वो। चले भाई। देख लिया? जल्दी फास्ट, जल्दी लिखेंगे। पूछो, कुछ पूछना चाह रहा कोई? है? कोई नहीं। ना नेक्स्ट स्लाइड लिखते हैं। चलो ये वाला लिखो। नहीं लिखा? पिछला वाला स्लाइड। कोई लिख रहा है लास्ट स्लाइड? लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो जल्दी, 1 मिनट है। और जिन्होंने लिखा एक बार पहला पेज पढ़ो। और ये वाली बात कहां लिखी है? साइटोप्लाज्मिक और वॉल कंपोनेंट, एक बार मुझे खोज के दिखाओ। कहां लिखी है एनसीईआरटी में? साइटोप्लाज्मिक और वॉल कंपोनेंट कहां लिखा है? जल्दी, कहां लिखा है एनसीईआरटी में? भाई कल जो तू एपीमर वाला पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था मेरे से? तू पूछ रहा था ना, वो पता है क्या कह रहा है? जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं तो हम बीच में सेंटर में ग्लूकोज बनाते हैं, एक तरफ मैनोज बनाते हैं, और एक तरफ बनाते हैं गैलेक्टोज। हम ऐसे करके दिखा देते हैं कि C2 पे चेंज होगा तो हमारे पास क्या है? मैनोज है। ठीक है, C4 पे चेंज होगा, गैलेक्टोज है, तो ओपन चेन में दिखा दे। एनोमर दिखाने के लिए वो रिंग बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, वो ये कह रहा था। क्लियर है? तो वो क्या कह लिख रहा था कि एनोमर जो टाइप है एपीमर की, जो रिंग फॉर्म ऐसे कुछ करके, हमें तो सिर्फ क्या करना है, एनोमर के नाम क्या है? अल्फा डी, बीटा डी। और एपीमर का मतलब क्या है ये समझ रहे हैं? ठीक है। केमिस्ट्री के हिसाब से तो फिर प्रॉपर पड़ेगा भाई। हम केमिस्ट्री वाला तो नहीं पढ़ा सकते इसमें अभी। ठीक है, चलिए जल्दी। मिला किसी को साइटोप्लाज्मिक और वॉल वाला? हाँ तीसरे पेज पे जाके लिखा हुआ है, 109 पे लिखा है उसने, वॉल कंपोनेंट और वो वाली बातें। 109 पेज नंबर पे आगे जाके लिखा है उसने, जहां पर पुरानी नहीं, नई एनसीईआरटी में 109 में। हाँ वहां लिखा है उसने, 117 है।
147 पुरानी एनसीईआरटी शायद मिला। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बाद वाला पैराग्राफ है। मिला किसी को? उसमें वो क्लियर लिख रहा है कि जो वॉल कंपोनेंट है, ठीक है, हाँ, चलें आगे। लिख ले भाई जल्दी। पढ़ लिया एनसीईआरटी है? कर लोगे इसके क्वेश्चन सॉल्युबल इनसॉल्युबल के? तुम्हारे असाइनमेंट में भी है कुछ क्वेश्चंस, कर लेना वहां से। अब बच्चे असाइनमेंट के क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल टाइप के भी हैं, ध्यान से बनाना, उनको बन जाएंगे वो। अगर वो बन जाएंगे तो तुम्हें मोर और लेस सारी चीजें आ जाएंगी। चलें आगे। हाँ, भी कराऊंगा वो क्वेश्चन। लिपिड किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल में। आना किस में चाहिए था? सॉल्युबल में। ठीक है। लिपिड बायो माइक्रो मॉलिक्यूलर मैक्रो माइक्रो, ठीक है। बायो में भी दो, मैक्रो और माइक्रो होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, पर वो आता किस में है? इनसॉल्युबल में, क्योंकि वो क्या बना लेता है? एग्रीगेशन बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? एग्रीगेशन बना लेता है। क्लियर? सही है। जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि जब पहला सेल बना था, उससे पहले लिपिड के मॉलिक्यूल ने एग्रीगेशन बना के माइक्रोस्फीयर बनाए थे। माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं कि लिपिड के मॉलिक्यूल को अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो इस तरीके से गोल स्ट्रक्चर बना देता है, अपने आप बना देगा। सही है। लिपिड के मॉलिक्यूल को मान लो जैसे आप वो जो माचिस की तिलियां होती है ना, उनको लिपिड मान लो, तो वो लिपिड जैसा ही दिख रहा है, वो बाइलेयर की तरह से। पॉइंट क्या है, आप उनको ऐसे पानी के अंदर खूब सारा डाल दो, वो ऑटोमेटिकली बाइलेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइलेयर ही एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पर हाइड्रोफोबिक एंड को पानी से दूर किया जा सकता है। समझ आ रहा है? और फिर वो एक गोल स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो सेल ऐसे ही बना था। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब लिपिड की प्रॉपर्टी है कि किसी भी पानी में या हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन में वो क्या बना लेता है? एक गोल स्ट्रक्चर या इकट्ठा हो जाता है। ये लिपिड की प्रॉपर्टी है। इसलिए लिपिड किस में आता है? एसिड इनसॉल्युबल में आएगा। क्लियर है? पर लिपिड है कौन सा मॉलिक्यूलर वेट? बायो माइक्रो मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लेस होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। इनमें से ये पॉलीमरिक है, पॉलीसेक्राइड पॉलीमरिक है, होमो हेट्रो? मोस्टली होमो। हेट्रो कौन सा है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। सही है। ये हेट्रोपॉलीमर है, ये हेट्रोपॉलीमर है। लिपिड नॉन पॉलीमरिक होता है, लिपिड पॉलीमर नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्लिसरॉल से सीधे फैटी एसिड जोड़ रहे हैं, पॉलीमर थोड़ी बना रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए नॉन पॉलीमरिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, लिपिड्स। समझ में आ रहा है? पॉलीमरिक नॉन पॉलीमरिक का मतलब, पॉलीमरिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसमें? एसिड इनसॉल्युबल में। लेकिन एक एक नॉन पॉलीमरिक जो एसिड किसमें है? इनसॉल्युबल में, उसको क्या बोल रहे हैं? लिपिड बोल रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? ठीक, बताओ। ठीक है, फ्राइडे को बेटा आप में से जो भी रुकना चाहेगा, शाम में 4-5 ऐसे कुछ मैं बता दूंगा टाइम, 2-3 घंटे 11th के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बता देना जो भी रुकना चाहेगा। आज फ्राइडे है? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, उसको समोसा मिलाएगा।
हाँ हाँ, उसको बोलेंगे पैसा ले अपना और समोसा खा ले, मिलेगा क्या? हाँ बता। इस टेबल में से ये लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये वाला लिख लो, तो क्वेश्चन लिखो जल्दी बेटा, फास्ट। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी, अगर ये लिख लिया तो। हाँ बेटा, इधर आ, तू आ गया, यहाँ बैठ। लेट क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ बैठ जा, आगे आगे, यहाँ बैठ, बिठा लो भाई से भी। हाँ, क्या कह रहा आप? हाँ हाँ, इंसॉल्युबल होता है, इंसॉल्युबल में ही आएगा ग्लिसरॉल। अगर तू, ग्लिसरॉल क्या होता है भाई? एक मिनट, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन होता है, जो घर में ग्लिसरीन यूज करते हैं ना, अल्सर्स पे लगाते हैं, वो ग्लिसरीन आपका जो ग्लिसरॉल ही होता है, वो एसिड इंसॉल्युबल होगा, वो भी पानी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल को वो नाम क्या दे रखा है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, याद है किसी को? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाम दे रखा है उसका, ग्लिसरॉल का, वो भी एसिड इंसॉल्युबल में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी करो, लिखो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, जल्दी फास्ट करेंगे। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, लिखो। फ्रक्टोज, एग्जांपल्स लिख रहे हैं, सबसे पहला क्या है? फ्रक्टोज, उसके बाद लिखो सुक्रोज, फ्रक्टोज, फिर लिखो सुक्रोज, फिर लिखो रूबिस्को, थर्ड लिखो रूबिस्को, फोर्थ लिखो कोलेजन, फिफ्थ लिखो ग्लाइसिन, फिफ्थ लिखो ग्लाइसिन, सिक्स लिखो, सिक्स लिखो स्टार्च, सिक्स लिखो स्टार्च, सेवंथ लिखो अमाइलोज, सेवंथ लिखो अमाइलोज, अमाइलोज, एट लिखो, एट लिखो जीटीपी, जीटीपी जीटीपी, जीटीपी लिख लिया। नाइन्थ लिखो एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ये क्या होता है एडिनाइलिक एसिड? एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का ही नाम है, सुने ध्यान से, सिंगल एटीपी या एएमपी उसका नाम होता है एडिनाइलिक एसिड। हमने, अगर किसी को याद हो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एक टर्म पढ़ी थी कि हम आरएनए के लास्ट में बहुत सारा ए लगाते हैं, पॉलीएटेल, तो उसका अगर नाम ध्यान से पढ़ोगे, क्लास 12 के एनसीईआरटी में लिखा है पॉली एडिनाइलेट, तो सिंगल को एडिनाइलिक एसिड कह रहे हैं, बहुत सारे ए को क्या बोलेंगे? पॉली एडिनाइलेट। इसका मतलब जो एटीपी जीटीपी ये सब होते हैं ना, इनके नाम है गुआनिडाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। समझ में आ रहा है? एटीपी जीटीपी टीटीपी, इनके क्या नाम रहेंगे? गुआनिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, उनके ये नाम भी हैं। हाँ, तो वो तो उसका वो हो गया पूरा स्ट्रक्चर बेस नेम, वैसे उसको क्या बोल सकते हैं? गुआनिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसने लिखा था 200 से 300 ए जोड़ते हैं, जिसको पॉली एडिनाइलेट बोलते हैं। तो इसका मतलब किसका पॉलीमर हो गया? एडिनाइलेट का पॉलीमर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला लिखो टीआरएनए, टीआरएनए लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो यूरिडाइलिक एसिड, होगा क्यों नहीं होगा? हाँ, पर उसमें शुगर कौन सी होगी? राइबोज। ठीक है, हाँ, उसके बाद लिखा हमने टीआरएनए लिखा, उसके बाद लिखो सेलुलोज, सेलुलोज, फिर लिखो ट्राई पाल्मिटीन, सेलुलोज के बाद लिखो ट्राई पाल्मिटीन, कहां पड़ा है? RQ.7 फैटी एसिड है ये। ठीक है, ट्राई पाल्मिटीन, उसके बाद लिखो पाल्मिटिक एसिड, कोमा, पाल्मिटिक एसिड। अब जरा आंसर करेंगे ध्यान से जो मैं बोलूंगा। सबसे पहले इनमें बताने एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल पूल, पहले एसिड सॉल्युबल बताओ और इनसॉल्युबल बताओ, फिर इसमें से बताओ कितने पॉलीमरिक है, कितने पॉलीमरिक हैं ये बताने हैं। एसिड सॉल्युबल बताने हैं,
इनसॉल्युबल बताने हैं और कितने पॉलीमरिक हैं, कितने पॉलीमरिक हैं, जल्दी करो। हाँ बेटा बताओ। हाँ भाई कितने हो गए? एसिड सोल्यूबल में कौन कौन आ रहा है? हाँ एक बार मैं बोल देता हूँ, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइसिन, सुक्रोज भी है? नहीं दे रखा, दे रखा है? सुक्रोज दिया है, ठीक है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइसिन और जीटीपी और है एडिनाइलिक एसिड और है नहीं, ट्राई पाल्मिटिन नहीं आएगा, टीआरएनए नहीं आएगा इनसॉल्युबल में, न्यूक्लिक एसिड है वो तो। ठीक है। कौन कौन से आ गए? फ्रक्टोज, सुक्रोज, एटीपी, जीटीपी था और एडिनाइलिक एसिड और ग्लाइसिन है। हाँ बस, और कोई रह गया? नहीं है। अमाइलोस चेन होती है बेटा ग्लूकोज की, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन तो पॉलीसेक्राइड है। अमाइलोज किसकी चेन है? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अमाइलोज किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल में। किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल में, ठीक है। किसी को डाउट हो रहा अभी? पाल्मिटिक एसिड बेटा फैटी एसिड है, इनसॉल्युबल में आएगा। ट्राई पाल्मिटिन और पाल्मिटिक एसिड एसिड इनसॉल्युबल में है पर नॉन पॉलीमरिक है। समझ में आ रहा है? देखो नॉन पॉलीमरिक कौन से आएंगे, एक तो एसिड सॉल्युबल के आ जाएंगे, प्लस इनसॉल्युबल में से कौन से आएंगे नॉन पॉलीमरिक? लिपिड वाले। लिपिड वाले कौन कौन है? ट्राई पाल्मिटिन और पाल्मिटिक एसिड। किसी को समझ में आया क्वेश्चन? पूछ लो, डाउट आ रहा हो किसी को। क्या चीज? पॉली पॉलीमर कौन कौन से हैं हमारे पास? नहीं ट्राई पाल्मिटिन पॉलीमर थोड़ी है। नहीं वो भी पॉलीमर नहीं है। हाँ तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है? माइलोज दे रखा है, रुबिस्को क्या है? प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, समझ में आ रहा है? और स्टार्च आ गया, अमाइलोज भी आएगा और सेलुलोज टीआरएनए, ये सब पॉलीमरिक हैं। हाँ अमाइलोज चेन होती है अल्फा डी ग्लूकोज की, अल्फा 1,4 लिंकेज, उसमें नहीं नहीं तो कम से कम 200 ग्लूकोज होते होंगे, 400 ग्लूकोज होते होंगे, ठीक है। हाँ इनसॉल्युबल में आएगा, कर लेंगे भाई। क्या चीज बेटा? मेरी बात सुन, पॉलीमरिक में कौन कौन से आएंगे? पॉलीसेक्राइड आ जाएगा, तो पॉलीसेक्राइड में स्टार, सेलुलोज, अमाइलोज है, ठीक है। प्रोटीन्स में रुबिस्को और कोलेजन है, न्यूक्लिक एसिड में टीआरएनए है, ठीक है। और कुछ रह गया पॉलीमरिक में? फैटी एसिड आएगा इनसॉल्युबल में पर होते क्या है? नॉन पॉलीमरिक। तो ट्राई पाल्मिटिन और पाल्मिटिक एसिड ये सब क्या है? फैटी एसिड है। ये क्या है? फैटी एसिड है। क्लियर है? सही है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। हाँ भाई इस टेबल में क्या याद करना है पहले सुन लो। आपने ये याद नहीं करना, ध्यान सुनेंगे, आपने ये याद नहीं करना, समझ लो ध्यान से। आपने सिर्फ ये याद करना है, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। आपने ये बात याद करना है कि ह्यूमन बॉडी में अगर 70% पानी है, अरे भाई रुक जा एक मिनट, अगर ह्यूमन बॉडी में 70% पानी है या किसी भी लिविंग सेल में अराउंड 70% पानी है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ही होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो जब हम ये बात करते हैं कि सबसे परसेंटेज वाइज जाते हैं, सिर्फ परसेंटेज याद करनी है। सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है,
कैल्शियम प्लांट के लिए ट्रू नहीं होगा, पर ह्यूमन के लिए ट्रू है, क्योंकि कैल्शियम बोन्स में है, टीथ में है। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां हाइड्रोजन दे रखी है। अगर अगर मान लो मैं लीफ की बात करूं, तो लीफ में, रुक जा बेटा एक मिनट, लीफ में अगर आप फ्रेश वेट की भी बात करोगे तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सही सीक्वेंस बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ड्राई वेट की बात करोगे तो पानी हटाना पड़ेगा। पानी हटाने का मतलब आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हटा दी, तो मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की होगी। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होगी? कार्बन की। तो ये जो टेबल दे रखी है, ये दे रखी है ह्यूमन बॉडी की, मतलब लिविंग सेल्स की बात कर रही है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन होना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इस हिसाब से पानी ज्यादा। हाँ ठीक है, 32 हो गया। 32 होता है, 16 होता है? क्या बोला है मैंने? किसका? अच्छा कोई बात नहीं यार, मेरी बात समझ में आई किसी को? ये कंपैरिजन में हाइड्रोजन इतना पीछे क्यों चला गया, समझ में आ गया? जबकि ये पानी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अच्छा, अगर किसी में से पानी हटा दो तो उसको कौन सा वेट कहते हैं? ड्राई वेट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर उसने बोला है फ्रेश वेट, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा ऑक्सीजन। अगर उसने क्वेश्चन में ड्राई वेट बोला है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? कार्बन। ये बात लिखी है इकोसिस्टम में, वो जो कार्बन साइकिल है वहां पर 49% वेट, आप चेक करो एनसीईआरटी, 49% वेट कार्बन का होता है ड्राई वेट में। जहां आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी में कार्बन साइकिल लिखी है इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, वहां पहली दूसरी लाइन होगी, चेक करो एक बार, किसी के पास है 12th की एनसीईआरटी? कार्बन साइकिल में पहली दूसरी लाइन, हाँ क्या लिखा है? 49% वेट क्या आएगा? हाँ, ये वाला कर लोगे क्वेश्चन? भाई ये याद नहीं करनी है एग्जैक्ट वैल्यूज, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? क्योंकि इसमें वेरिएबल रहता है। आपसे वो क्या पूछना चाहेगा? कौन ज्यादा है, बस। ठीक है, ड्राई वेट में ध्यान रखेंगे कार्बन, ध्यान, मैंने यहां पे कैल्शियम क्यों हटा दिया है? कैल्शियम ह्यूमन के लिए सिर्फ ये, ठीक है? फ्रेश वेट में आप ऐसे लेके जाओगे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ड्राई वेट में मैक्सिमम क्या आएगा? कार्बन आएगा। बस इतनी बात याद करनी है। और एक चीज यहां से लेनी है हमने, देखो ध्यान से, यहां से आपको पीसीएनएल याद करना है, सुने ध्यान से। सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी होता है, उसके बाद प्रोटीन है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, फिर लिपिड है। तो पीसीएनएल याद रखेंगे। प्रोटीन कितना होता है? 10 से 15%। यस। कार्बोहाइड्रेट कितना दे रखा है? 3%। न्यूक्लिक एसिड कितना दे रखा? पीएनसीएल करना पड़ेगा, उल्टा। हाँ, पीएनसीएल करना पड़ेगा। ये कितना है? 5 से 7% कार्बोहाइड्रेट, 3% लिपिड, 2% है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी मैच द फॉलोइंग आ सकती है, ठीक है? इसकी मैच द फॉलोइंग नहीं आएगी। इसमें सिर्फ आपसे पूछेगा कौन मैक्सिमम अमाउंट में है, ठीक है? ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा अमाउंट में, और ड्राई वेट में सबसे ज्यादा कार्बन है। इस वाली टेबल में आप याद रखें, क्योंकि या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि किसकी परसेंटेज सेल में, ये सेलुलर मास लिखा है बेटा, एक सिंगल सेल की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली पानी तो सबसे ज्यादा होता ही है। पानी तब है जब हम नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। पानी हटाने के बाद सबसे ज्यादा हमारे पास प्रोटीन होती है 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इसका मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या सीक्वेंस आ सकता है ऐसे, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, बस। नहीं, डाटा मना कर रहा हूं ना, डाटा नहीं आएगा भाई। ये डाटा कैसे पूछेगा वो? नहीं पूछेगा वो आपसे। और मान ले मैंने इसका अगर मैच द फॉलोइंग दे भी दिया, 99.9% बच्चों का गलत होगा अगर सही से बना दिया क्वेश्चन। इसका मतलब ये तुम्हारी कट ऑफ पे फर्क नहीं डालेगा कभी। तुम्हें याद क्या रखना है, मेरी बात समझो ध्यान से। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे नहीं होता है कि हम सब कुछ रट लें, सब कुछ कर लें। हर चीज का एक मेरिट होता है कि हमें कैसे करना है चीजों को। अगर मैं एज ए एग्जामिनर देखता हूं और मैं ये समझता हूं कि मुझे कितना याद करना चाहिए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या ज्यादा होगा। पानी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है? ड्राई वेट है तो कार्बन ज्यादा है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू याद भी कर लूं, एग्जाम में याद नहीं आएगी।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दूसरा दूसरा बायोमोलिक्यूल में 4-5 क्वेश्चन देने हैं, वो इसकी मैच द फॉलोइंग देकर खुद फंसेगा, क्योंकि क्या होगा मैं बताता हूं आपको। ये डाटा जो है ना, ये फिक्स डाटा नहीं होते, ये किसी बुक का रेफरेंस है। देखो यहाँ पे बुक लिखी हुई है ये, हाँ, ये जो बुक के रेफरेंस है, ये एक पेपर का रेफरेंस है, तो ये डाटा एग्जैक्ट नहीं होता, ये बुक वाइज वेरी करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसके डाटा को नहीं पूछ सकता। हाँ, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डाटा, ये वाला, ये एक सेल को लेके स्टैंडर्ड डाटा बता रहा है कि 70% के आसपास पानी होता है, फिर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ये स्टैंडर्ड डाटा है। इसको पूछ सकता है परसेंटेज मैच द फॉलोइंग में। वो सिर्फ क्या पूछेगा आपसे कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है, चारों ऑप्शन में लिख देगा, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। आपने प्रोटीन मार्क करना है। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे करके लिख देगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तीसरा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग परसेंटेज के साथ, और कुछ नहीं आएगा इस पे। क्लियर है? इस पे बन सकता है, ये नहीं बनेगा बेटा, ये मुश्किल है याद करना। ये डाटा है, इसके पैरेलल ये डाटा है। दूसरा, आप अगर ध्यान से देखो, सिलिकॉन नहीं है हमारी बॉडी में, सिलिका नहीं होता है। सिलिका अगर आप देखो, आपने डाई एटम्स में पढ़ा था, उसके अलावा आपने अमीबॉइड में मेरीन फॉर्म में पढ़ा था, उसके अलावा मोनोकोट में सिलिका होता है। मोनोकोट में मतलब ये जो गेहूं वगैरह के पौधे होते हैं ना, ये सूख जाते हैं, इनकी जो स्टेम होती है उसमें सिलिका होता है। नहीं तो नॉर्मली सिलिका लिविंग सिस्टम में होता नहीं है। सिलिका मतलब सिलिकॉन, सही है। सिलिकॉन की कौन सी फॉर्म होती है? SiO2। SiO2 क्या है? जो रोड पे मिट्टी है ना, वो सिलिका ही है। समझ में आ रहा है? सिलिका गर्म होने के बाद हार्ड हो जाता है, तभी उसके वो बनाते हैं, मटका वगैरह बना रहा है ना उससे, वो तभी पॉसिबल है। तो सिलिका जो है हमारे पास हमारे लिविंग सिस्टम में होता नहीं है। यहां से आप बस ये मेक आउट कर सकते हो कि अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन है, लेकिन हमारे पास लिविंग सिस्टम में सिलिकॉन लगभग नहीं है। ठीक है? एनिमल किंगडम में अगर आप जाओगे, वो है आपके स्पॉन्जेस, उसमें स्केल्स क्या है वो, सिलिसियस और कैल्सेरियस, याद आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के हैं हमारे पास, वहां है सिलिका। नहीं तो मैक्सिमम सेल्स जो है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की है। चाहे मोलुस्का ले लो, मोलुस्का में क्या है, सेल्स किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट की है। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से, तो ये वाला डाटा लिख लो, उसके बाद ये वाला डाटा लिख लो, बस। चलो जल्दी करो, जल्दी। ये नहीं रटने लगना ज्यादा समझदार बन के कि मैं टॉप करूंगा, उसे बेवकूफ कहते हैं, टॉप नहीं कहते हैं। हाँ, क्या चीज? ड्राई? भाई पानी हटा दे, पानी तो वैसे ही सबसे ज्यादा होता है, पानी ऑप्शन में नहीं है, फिर प्रोटीन याद कर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन का 4 नंबर है, उल्टा सीधा डाटा याद करने लगोगे फंस जाओगे। ठीक है, जल्दी करो भाई, बस लिख ले। बस लगे हुए हैं बात करने में। भाई ये नहीं लिखना, ये लिखना है सिर्फ, सब लिख देते हैं पता नहीं क्यों, बाद में नोट्स बेचेंगे। हाँ नहीं ठीक, कर लो यार, सब कर लो। हाँ भाई, लिख लिया? ये ये लिखो जल्दी, जिन्होंने नहीं लिखा। अरे है पीछे एक दो, जल्दी करो। लिख लिया भाई तूने? है? क्या ये बुक है? ये बुक होगा या रिसर्च पेपर है? CNR राव? हाँ, अगर ड्राई वेट पूछ रहा है तो कार्बन है, फ्रेश वेट पूछ रहा है तो आपके पास ऑक्सीजन है, बस। बस इतना याद करना है तुझे। हाँ बेटा, तू समझ ध्यान से ना, वैसे दुख ज्यादा है, अभी फिजिक्स में भी इतना सारा पढ़ना है, तो ये टेबलें कहाँ याद करता फिरेगा?
है ना? इसको तो हाथ पे लिख के लीजिए छोटा छोटा, क्या करेगा? अब इतना श्योर है ये आएगा ही, तो अब क्या करेगा? समझिए इस बात को। जब एक क्वेश्चन से 4 नंबर मिलने हैं, चाहे तू आसान कर चाहे मुश्किल कर, ठीक है? और ये किसी की टेस्ट सीरीज में जरूर मिलेगा तुझे, मैच द फॉलोइंग में ये वाला डाटा। हाँ, वो समझदार लोग हैं वो देते हैं, पर ये आएगा नहीं, मैं श्योर हूं। ठीक है। हाँ, वो बिना बात के एनसीईआरटी उल्टा सीधा रटने से याद नहीं होती है। बनाओ इसको जल्दी। प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, और फिर हमारे पास क्या है? लिपिड। लिपिड कहां पर होता है? फॉस्फोलिपिड है मेन। लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड। दो लिपिड प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल। याद आया? एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, और फॉस्फोलिपिड लेसिथिन है। याद है? हमने कुछ ऐसा बताया था जब मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे। ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलेंगे। चलिए, अब जरा ये देखिए, क्या लिखना है यार? पी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, परसेंटेज लिख। मेम्ब्रेन पे होता है प्रॉपर, सरफेस मतलब उसका पार्ट होता है मेम्ब्रेन का। सरफेस पे तो प्रोटीन होती है मेनली। आ जाओ भाई। अब ये देखो, एनसीईआरटी ने एक और एनालिसिस दी है, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी है उसने। देखो कैसे बोला एनसीईआरटी ने, इधर देखो। ये चीज पूछ लेगा आपसे, अगर मैंने कोई लीफ जस्ट तोड़ी है अभी, तो उसको बोलते हैं फ्रेश वेट। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेश वेट। फ्रेश वेट में ऑर्गेनिक चीज होती है, सेलुलोज वगैरह होगा, इनऑर्गेनिक होगा, और साथ में पानी होगा। अगर मैं पानी हटा दूं तो मेरे पास ड्राई वेट आ जाता है। ड्राई वेट में ऑर्गेनिक होगा प्लस इनऑर्गेनिक होगा। ये समझ में आ रहा है? अब मैंने इसका कंबशन कर दिया। अब जब कंबशन कर दिया तो ऑर्गेनिक जल के H2O CO2 बना देगा, तो ये चीज क्या बन जाएगी? इनऑर्गेनिक बन जाएगी। अब इसको कहते हैं ऐश वेट। इसको क्या बोलते हैं? ऐश वेट। अब सुने ध्यान से बेटा, अरे सुन लिया करो पहले। हमारे पास क्या होता है, सुने सब लोग, जो फॉरेस्ट में आग वगैरह लगती है, फॉरेस्ट फायर जिसे कहते हैं, वो खराब चीज नहीं है, क्योंकि वो चीजों की रिसाइकलिंग करती है। मैं जो बात बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्या होता है, अरे सुना करो चुपचाप। फॉरेस्ट फायर या किसी भी तरीके का जो ये प्रोसेस होता है, ये क्या करता है कि जो ट्री ने कार्बन को 200 साल 400 साल ब्लॉक किया है, उस कार्बन को CO2 की फॉर्म में हमने फ्री कर दिया। नेचर में साइकिल घूमनी चाहिए, इस वजह से फॉरेस्ट फायर या किसी भी तरह की नेचुरल चीजें ये ठीक होती हैं। प्रॉब्लम कहां पर है कि फार्मर जो अपने खेतों में आग लगाता है, उससे उसकी सॉइल के वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म ना मरे, तो आग लगाने से वो मिनरल वापसी ऐश की फॉर्म में जमीन में चले जाएंगे। वो नुकसान नहीं है। जैसे क्या है कि कहीं और चीजों को कंबसन किया, उसकी राख डालना, ठीक है, खेत में बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिनरल्स ऐड करता है। सही है? क्या ऐड करता है? मिनरल्स ऐड करता है। नुकसान कहां पर होता है कि एक तो उसका धुआं, ठीक है, वो पोल्यूशन कर रहा है। उसके अलावा सॉइल की अपर लेयर में जो एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के लिए जरूरी हैं, वो मर जाते हैं। तो इसलिए उस आग को गलत मानते हैं। नहीं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐश जो है वो एक्चुअल में इनऑर्गेनिक चीज है, और सॉइल में इनऑर्गेनिक चीज ही होती है जो प्लांट ले पाता है। प्लांट कभी भी ऑर्गेनिक चीज नहीं ले पाता, तो वो गलत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो वैसे गलत नहीं है। लेकिन जैसे कई इसका आप देखोगे, कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी रील में, जो सपोर्ट करते हैं कि भाई आग लगाने से बेनिफिशियल होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वो उस कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है। पर उसके दो बड़े नुकसान है। पहला, एक पोल्यूशन। दूसरा नुकसान क्या है कि जो सॉइल के एनिमल्स हैं जो उसको हेल्दी रखते हैं, वो खराब हो जाते हैं। हेल्दी कैसे रखता है? सॉइल के बीच में स्पेस बना के रखता है। समझ में आ रहा है? अर्थवॉर्म हो गए, और भी एनिमल्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, वो हेल्पफुल है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा आपको? क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पास जो ड्राई वेट है, ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट में, फ्रेश वेट में कॉमन चीज क्या है? ए, मैंने ऑर्गेनिक लिख दिया, बी, इनऑर्गेनिक लिख दिया, सी,
मैंने पानी लिख दिया और डी मैंने बोथ लिख दिया, बोथ आएगा। ड्राई वेट और फ्रेश वेट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तो हैं। हाँ ठीक है ना, ए एन बी लिख देंगे आगे। क्वेश्चन समझो, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आएगा। ऐश में क्या होगा, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। समझ में आ रहा है? इनऑर्गेनिक का मतलब ये है। फ्रेश वेट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? कंबशन करने से जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्या बना लेगा, ऑर्गेनिक बना देगा CO2 और H2O। यस, CO2 और H2O बना देगा। बाकी जो बच गया वो क्या है, ऐश वेट है जो इनऑर्गेनिक है। बायोमोलिक्यूल में हम डिवाइड करते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेस देन 800 डेल्टन, 800 डेल्टन के आसपास होता है। इसमें ये सारी चीजें आती हैं, एसिड एसिड सॉल्युबल पूल वाले आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल वाले आते हैं। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जितने भी एसिड सॉल्युबल पूल के हैं, क्या सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैं, एसिड सॉल्युबल पूल के सारे? क्यों? सोडियम, सोडियम बायोमोलिक्यूल है ही नहीं। सोडियम बायोमोलिक्यूल में काउंट नहीं होगा। इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सोडियम जो है वो एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा, सही है, पर बायोमोलिक्यूल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉट बायोमोलिक्यूल। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एसिड सॉल्युबल पूल और बायोमोलिक्यूल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से शुगर, न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ रहा है, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड्स, ये सब किस में आते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। किस में आते हैं ये, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। ये बात समझ में आ रही है? अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, यस, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। फैटी एसिड, ये सब किस में आएंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। फैटी एसिड ऐसा है जो माइक्रो में आता है, पर है वो एसिड इनसॉल्युबल का। मैक्रोमोलिक्यूल में क्या आएंगे बेटा, हमारे पास जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मोर देन 1000 डेल्टन लिख लो, या थाउजेंड्स ऑफ डेल्टन लिखा हुआ एनसीईआरटी ने। दूसरा क्या है बच्चे, ये पॉलीमरिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉर्मली पॉलीमेरिक होते हैं। क्लियर है? सही है। और जनरली किस में आते हैं, जनरली आते हैं एसिड इनसॉल्युबल में, जनरली कम इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसीलिए एनसीईआरटी ने कैसे पढ़ा है इस टॉपिक को, अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से देखोगे, एनसीईआरटी ने वो जो तीसरा पेज है जिसपे डायग्राम बने हुए हैं सबके, उसने क्या किया है, पहले बायो माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ाया, फिर उसके बाद उसने स्टार्ट किया मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ाना। मतलब पहले उसने अमीनो एसिड, फैटी एसिड सब पढ़ा दिया, फिर उसके बाद उसने प्रोटीन पढ़ाया है, पॉलीसेक्राइड। ऐसा नहीं करा उसने कि ग्लूकोज पढ़ा के पॉलीसेक्राइड पढ़ा दिया हो। उसने क्या किया है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, उन सबको एक साथ पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि वो सब बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैं। फिर उसने चालू किया है क्या, प्रोटीन पढ़ाना, फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना, न्यूक्लिक एसिड पढ़ाना, वो बाद में चला। अपनी एनसीईआरटी ध्यान से देखो, शुरुआत में उसने क्या किया, अमीनो एसिड पढ़ाया, फैटी एसिड पढ़ाया, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ाए, सही है, मोनोसेक्राइड पढ़ाए, उसके बाद उसने स्टार्ट किए हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ाना। ऐसा नहीं किया कि उसने ग्लूकोज पढ़ा के स्टार्च पढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? हमने तो वैसे पढ़ा है ना नॉर्मल, कि कार्बोहाइड्रेट पूरा एक हेडिंग में। समझ में हमने कैसे पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पूरा एक हेडिंग में, सही है, अमीनो एसिड को रिलेट करके प्रोटीन। लेकिन एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, एनसीईआरटी ने पहले क्या पढ़ा है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, फिर उसने क्या पढ़ा है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। स्टार्ट किया है प्रोटीन से, फिर उसने पॉलीसेक्राइड्स पढ़ाए हैं, फिर उसने न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया है, और साथ में बॉन्ड्स बताए। हाँ बेटा, बायोमोलिक्यूल होने का क्राइटेरिया ऑर्गेनिक पहला, और कोई लिविंग सेल बनाए। सोडियम वगैरह जो होते हैं, पोटेशियम वगैरह होते हैं, उसको प्लांट ने रूट से लिया होता है, उसको बनाया नहीं है उसने। पानी भी बायोमोलिक्यूल नहीं है। पानी कोई, पानी जो है वो तो बाहर से सॉइल से लेता है ना प्लांट, मेटाबॉलिक वाटर वैसे हटा दे, लेकिन प्लांट पानी हो गया, क्या नाम है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको बाहर से लेता है। तो जिनको प्लांट बाहर से लेता है, खुद नहीं बनाता, या कोई लिविंग सेल खुद, जैसे सोडियम लिविंग सेल नहीं बना सकता, पोटेशियम नहीं बना सकता, Cl- नहीं बना सकता, वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। समझ में आ रहा है? वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। बहुत कम अमाउंट है,
मतलब जैसे अगर मैं कहूं तेरे से कि प्लांट के अंदर 70% वाटर है, उसमें से कितने परसेंट पानी उसने रेस्पिरेशन में बनाया होगा? बहुत कम। आता है स्टिल, पर बहुत कम। तो हम ये मान के चलते हैं कि पानी जो है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो कभी ना कभी उस ऑर्गेनिज्म ने बाहर से लिया है। उसका 70% पानी का बहुत बड़ा पार्ट उसमें हर एक सेल में बाहर से आता है। बाहर से का मतलब मैं बताता हूँ, फूड चेन। और कोई तरीका नहीं है। जैसे मान ले मैं अगर तेरे से पूछूं, हमारी बॉडी में जो सोडियम है, वो कभी ना कभी किसी प्लांट ने रूट से लिया था। सही है। हमारे अंदर कैसे आएगा? फूड चेन के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर क्या चीज बेटा? फोटोसिंथेसिस में पानी तोड़ते हैं ना। हाँ ठीक है, हमने वहां बना लिया, क्या नाम है, रेस्पिरेशन में बना लिया, रेस्पिरेशन में बना लिया। वो पानी अभी भी बहुत कम है उस परसेंटेज से, जो परसेंटेज सेल में प्रेजेंट होती है। जो 70% हम पानी बोलते हैं ना, वो लेना ही पड़ेगा उसको बाहर से। पर मेरी बात नहीं समझ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तेरे को ये कह रहा हूं, कोई भी चीज बनने का मतलब होना चाहिए कि जो अमाउंट प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है, नहीं तो उसको काउंट ही नहीं कर पाते। ठीक है। वो जो पानी बनता है मेटाबॉलिक वाटर, उसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं हमारी बॉडी में। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं मान लो, अगर अगर ऐसा होता तो हम पानी पे डिपेंड ही नहीं होते। हम पानी का बाहर से इनटेक होता ही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, ब्लड में जितना पानी है, कितना टोटल ब्लड 5 लीटर है, उसका बहुत बड़ा अमाउंट क्या है? पानी है ना। प्लाज्मा कितना होता है? 55 होता है, 45 होता है? 55। 55 का 92% के आसपास पानी है। सही है। तो उतना बड़ा पानी बेटा मेटाबॉलिक वाटर से पूरा ही नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। हम पानी पे निर्भर नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, आगे आओ। इसको लिखो भाई, ये लिख लिया सबने? प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट लास्ट टॉपिक है, लिखते हैं उसको। जल्दी करेंगे, जल्दी फास्ट। नहीं नहीं, पानी को ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलने का एक सिंपल क्राइटेरिया होता है, जो किसी लिविंग सेल ने खुद बनाया है। ठीक है, और लिविंग सेल हमेशा कार्बन के कंपाउंड बना रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास क्या है? कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर? ऑर्गेनिक बोलने का मतलब सारे जो बायोमोलिक्यूल है, पहली बात वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन की चेन होगी। ठीक है। पानी बनता जरूर है, पर पानी का एक मेजर चंक हम कहां से लेते हैं? बाहर से। बिना उसके चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि पानी जो है ना, सिर्फ बॉडी में एज अ यूज नहीं हो रहा है, वो वेस्ट रिमूवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं? हाँ। तो अगर कोई चीज वेस्ट रिमूव कर रही है तो उसको एक्सेस अमाउंट में चाहिए हमें, नहीं तो काम नहीं चलेगा। चलिए भाई, लिख लिए? एनसीईआरटी क्या बोलती है सुनो। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? जो क्या है बेटा हमारे पास, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। यस, ये केमिकल कंपाउंड है, बेसिकली ऑर्गेनिक है। केमिकल कंपाउंड्स बेसिकली हम किसकी बात करें? बायोमोलिक्यूल्स है, जो क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे ग्लूकोज मेटाबोलाइट है, स्टार्च मेटाबोलाइट है। प्राइमरी मेटाबोलाइट, पहली बात, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सभी प्रकार के सेल्स में होते हैं। एग्जाम्पल, एनिमल सेल, एनिमल सेल, उसके बाद प्लांट सेल, उसके बाद फंजाई का सेल, है ना, फंजाई का सेल। कोई और माइक्रोब लिखना है आपको, बैक्टीरिया, इन सबके सेल में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इनके डायरेक्ट रोल है फिजियोलॉजी में। डायरेक्ट रोल क्या है? बॉडी फंक्शंस में, या डायरेक्ट रोल है किसमें? सेल फंक्शन में। सेल फंक्शन एंड फिजियोलॉजी, इनके डायरेक्ट रोल है सेल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे कि एनर्जी बनाना, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है, एक तो बायोसिंथेसिस, कोई चीज बनानी हो आपने, ग्लूकोज से स्टार्च बना रहे हैं। और क्या मतलब होता है इसका? एनर्जी प्रोडक्शन। ऐसे प्रोसेस में इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। आपकी एनसीईआरटी ने कहा कि जो पेज नंबर
थर्ड पेज दे रखा है, वहां पर जितने भी हैं वो सब हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट है। जितने भी दे रखे हैं वो सब हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं। तो ये चीज वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जितने भी उस पेज पर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम कहां बना हुआ है, याद है एक पेज पे डायग्राम बना हुआ है, वो सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं। क्लियर है, वो सारे क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं, इनका ये कहां मिलते हैं, मेनली मेनली प्लांट सेल बनाता है इनको, मेनली प्लांट सेल बनाता है। प्लांट सेल के अलावा फंजाई बनाता है और बैक्टीरिया बनाता है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं एनिमल नहीं बनाता। रीजन भी है इसका, कोई स्पेसिफिक बताता हूं क्या। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फूड चेन में बाद में आएगा वो उल्टी सीधी चीजें नहीं बनाता, क्योंकि वो ज्यादा दूसरे पे निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज को ऐसे समझते हैं, जब आप घर पे रहते हो तो आपने घर पे बहुत सारा सामान रखा होता है, चाहे काम का है चाहे नहीं है। जब आप ट्रेवल करते हो तो बहुत कम सामान लेके मूव करते हो, जो बहुत जरूरी है। सेम क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि एनिमल्स फूड चेन में बाद में आते हैं। जब वो फूड चेन में बाद में आते हैं तो किसी भी ऐसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करते जो उनके काम की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी दूसरे पर निर्भर हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं ट्रैवल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो मतलब मिनिमम चीजें लेके मूव करोगे। ऐसे ही एनिमल्स जो है फूड चेन में बाद में आ रहे हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज की प्रोडक्शन नहीं करेंगे जो उनके काम की नहीं है। हाँ बेटा, कौन बात कर रहा है, बेटा बात नहीं करो, आ गया जाओ इधर आ गया। बेटा आपस में बात करोगे, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, नहीं कर, गलत बात है ना। ठीक है, यहाँ बैठ बच्चे, इधर हो जाओ, हो जाएगा यहाँ पे एडजस्ट, हो जाएगा, बैग हटा लो। ठीक है, अरे सुनो बस, झगड़ा नहीं करना, इधर सुनेंगे। अरे सुन लिया करो मेरी बात, मैं क्या पढ़ा रहा हूं सुनो। इस वाले टॉपिक में सेकेंडरी मेनली क्या है, प्लांट सेल है, फंजाई और बैक्टीरिया, ये बनाते हैं। इनके रोल नॉन आइडेंटिफिएबल होते हैं। मतलब क्या हुआ, रोल हमें पता नहीं है, नॉन आइडेंटिफिएबल है, मतलब कोई प्रॉपर रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि रोल नहीं पता, कोई प्रॉपर रोल नहीं है। और ये किस में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन नॉर्मल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये वाली बात समझ में आ रही है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये वाली बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्लियर है। तो हमने क्या किया है बेटा, ध्यान सुनेंगे, हम क्या कह रहे हैं, हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उन सबको बोल रहे हैं जिनका रोल लगभग पता है। जैसे अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है, शुगर एनर्जी बनाता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाता है, जिनके रोल हमें पता है और फिजियोलॉजिकल उसमें है, उसको हम प्राइमरी कह रहे हैं, वो सभी सेल्स में बनते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट सेल बनाता है, फंजाई बनाता है और क्या बनाता है, बैक्टीरिया। इनके रोल नहीं पता। इनकी क्या होती है, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ह्यूमन के लिए, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मतलब हमारे काम के हैं ये। अब हमारे काम के लिए रबड़ प्लांट क्यों बनाएगा, तो इसका मतलब उसके काम का नहीं है। एंड सम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजिकल का मतलब होता है कि हो सकता है किसी डिजीज से फाइट कर रहे हो सकता है किसी तरह की अडेप्टेशन में मदद कर रहे हो। जब हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो किसी प्रकार की अडेप्टेशन में हेल्प कर रहे होंगे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। इनका जो एग्जाम्पल होता है, इनका जो एग्जाम्पल होता है उसमें आपके पास पूरी टेबल दे रखी है। जैसे मान लो इसने लिखे कुछ पिगमेंट्स, अब ये पिगमेंट्स की जो बात है, ये क्लोरोफिल की बात नहीं कर रहे हम, अदर पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी लिखती है पॉलीमरिक सब्सटेंस, जैसे कि रबड़। पॉलीमरिक सब्सटेंस में हमारे पास क्या है, रबड़। दूसरा, एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इसमें सेलुलोज भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, सेलुलोज इज नॉट लिविंग मटेरियल। हमने अगर पढ़ा था, याद करो, सेल वॉल डेड होती है, सेल वॉल क्या है, डेड है। तो हम ये मानते हैं कि सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ डिपोजिशन, मतलब एक तरह का डिपोजिशन है जो सेल वॉल में लगाया गया है। तो सेलुलोज को भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में लिखा हुआ है इसने, एनसीईआरटी ने। रीजन क्या है, क्योंकि सेलुलोज किसका कंपोनेंट है, सेल वॉल का। एक तरीके से प्लांट ने अपना कुछ वेस्ट या बिना काम की चीज को बाहर दीवारों में लगा दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो उस तरीके का कंपाउंड है। तो ये वाली जो टेबल है आपकी, ये आपने करनी है भाई, एनी हाउ। क्योंकि क्या हुआ था, ये कनकवलिन ए आया था भाई, ये आया था कॉनकेवलिन ए। तो कॉनकेवलिन ए क्या है, लैक्टिन्स है। एक्चुअल में ये क्या होता है, लैक्टिन्स जो होते हैं बच्चे आपके, इनमें होते हैं, ये जो जो ग्रेन्स खाते हो ना, अनाज, इनमें होते हैं लैक्टिन्स, ठीक है। इनका एक रोल है, एक प्रॉपर स्टडी है कि कौन सा अनाज नुकसान करता है नहीं करता, उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इंटेस्टाइन में,
उसकी एक प्रॉपर स्टडी है। तो आप सिर्फ याद करो, लैक्टिन्स आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ऐसे लैक्टिन्स क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। उसका एग्जाम्पल ये है, अब जैसे ये करक्यूमिन है, करक्यूमिन हल्दी में मिलता है मुझे, ठीक है। विनब्लास्टिन ये ड्रग है, ठीक है। अब ये कैस्टर में मिलने वाला पॉइजन है, राइसिन, कैस्टर में मिलता है, ठीक है। एब्रिन पता नहीं कहां मिलता है। लेमन ग्रास ऑयल ये एसेंशियल ऑयल है। अब ये टारपीन आपने जब पढ़ा था, जीए पढ़ा था एक एग्जांपल, ठीक है। तो जिबरलिन एक डाई टारपिनॉइड था, इसका मतलब ये नहीं है कि जिबरलिक एसिड सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, नहीं। जिबरलिक एसिड एक अलग कंपाउंड है, मतलब भले ही केमिकली वो टारपीन होगा, तो कुछ टारपीन ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। पॉलीमरिक में देखो उसने क्या क्या लिखा है, सेलुलोज लिखा है, गम्स लिखा है, और क्या लिखा है, रबड़ लिखा है। आपने क्या करना है, देखो पिगमेंट्स में उसने एंथोसाइनिन लिखा है, कुछ कैरोटिनॉइड्स लिख दिए हैं, सारे कैरोटिनॉइड्स नहीं, कुछ कैरोटिनॉइड्स। जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी लीव्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा कलर है कुछ, ठीक है। आपने एक लीफ देखी है जिसमें रोइयो डिस्कलर, जिस प्लांट को कहते हैं, किसी को पता है रोइयो डिस्कलर? एक एक प्लांट होता है जो ऊपर से ग्रीन होता है, नीचे से पिंक या पर्पल होता है, ठीक है। उसमें रोइयो डिस्कलर कहते हैं, उसको लैब में यूज भी कराते हैं बच्चों को, ठीक है। क्या करना है देख के, हाथ छोड़ो ना, क्या करना है हमने देख के, ये टेबल याद करनी है भाई। ये टेबल से क्वेश्चन आएगा, पता है क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टिन्स, नाम लिखे थे, ठीक है। ये कैटेगरी है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एक चीज दिमाग में बिठाओ कि वो क्लियर बोल रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन बना रहा है, प्लांट सेल बना रहा है, फंजाई बना रहा है, और बैक्टीरिया। उनके अंदर रोल नहीं पता हमें, या तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमें उनके अंदर रोल नहीं पता, हमारे काम के हो सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आपका ब्रेक है, इसके बाद हम लोग चालू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। लिख लो इसको फटाफट से, ठीक है। क्लियर, भाई भाग नहीं जाना कोई, कभी कोई मुझे नीचे मिल जाए। अगली स्लाइड, कौन सी पिछली स्लाइड, ये लिख तो लिया तुमने, जल्दी करो इसको। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के लिए अगर आप ध्यान से देखें, एक क्लास आज हो गई, 3 दिन में 2-2 घंटे की क्लास है, मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो संडे भी एक्स्ट्रा रख लेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने का भी, ठीक है। ब्रेक आपका 10 मिनट, 10-15 मिनट मैक्सिमम। हाँ भाई, कोई भाग नहीं जाना। एल्कोलॉइड केमिकल होता है, जैसे मतलब एल्कोलॉइड क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, है ना, इनको हम एल्कोलॉइड बोलते हैं, हम और ठीक है।